नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर क्लास 12th के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 35 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं। जो चैप्टर हमारे पास है वो है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की या स्कूल एग्जाम की या किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें फिजिक्स आती है मेनली क्लास 12th लेवल तक की, तो उसके लिए ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपसे पूछा गया है कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो पहला ऑप्शन दिया इट इज एन आर्टिफैक्ट विद नो फिजिकल रोल, बिल्कुल गलत है। इट कन्वेज एनर्जी, मोमेंटम एंड प्रोपगेट्स इंस्टेंटेनियसली, ये गलत है। थर्ड में कहा गया इट कन्वेज एनर्जी एंड मोमेंटम, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन टेक्स फाइनाइट टाइम टू प्रोपगेट, बिल्कुल फाइनाइट टाइम लेता है प्रोपगेट होने के लिए। सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है ये। ठीक है, एक्टिंग ऑन अ चार्ज क्यू, तो एक चार्ज है क्यू जिसपे लॉरेंट्ज फोर्स एक्ट कर रहा है, और ये चार्ज जो है किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड E में प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड B में प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपको पता होगा यहाँ पर जो लॉरेंट फोर्स होगा इसको FL करके लिख दे। तो इसमें दो तरीके के फोर्स लगेंगे, पहला जो फोर्स होगा ये तो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा और दूसरा जो होगा मैग्नेटिक फोर्स होगा। अब इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q इंटू E। मैग्नेटिक फोर्स जो वेलोसिटी V है तो हो जाएगा Q V B। ठीक है, जहां पर Q क्या है, चार्ज है, V वेलोसिटी ऑफ चार्ज है और B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी आप बोल सकते हैं। तो Q कॉमन ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा, E प्लस VB हो जाएगा या V क्रॉस B हो जाएगा, ऐसे आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल इज जीरो व्हेन। देखिए कोई भी मतलब चार्ज पार्टिकल उसमें मैग्नेटिक फोर्स कब जीरो होगा ये आपको बताना है। तो स्टेशनरी होगा, इसका मतलब वेलोसिटी जीरो हो गई। तो आपको पता है मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q V क्रॉस B होता है। तो वेलोसिटी जीरो हो गई, फोर्स जीरो हो जाएगा, बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है, सेकेंड ऑप्शन में कहा गया चार्ज मूव्स पैरेलल टू दी मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए पैरेलल जो मूव करेगा वेलोसिटी और B के बीच का जो एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो V क्रॉस B का मतलब होता है VB साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा में थीटा जैसे ही 0 डिग्री हुआ पैरेलल होने पे तो क्या हो जाएगा, ये फोर्स हो जाएगा हमारे पास में 0। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चार्ज मूव परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। दोनों के दोनों केसेस में, ए और बी केसेस में जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नेम्ड आफ्टर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एसआई यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की है ये किसके नाम पे है, तो ये टेस्ला होती है, निकोला टेस्ला के नाम पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज हेलिकल। देखिए चार्ज्ड पार्टिकल का जो मोशन है वो हेलिकल शेप में कब होता है ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, पहला ऑप्शन दिया गया, गलत है। दूसरा बोला गया है द वेलोसिटी हैज कंपोनेंट अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही है। तो वेलोसिटी का अगर एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड का एक तरीके से कह सकते हैं चार्ज पार्टिकल जो होगा जो मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट होगा वो कैसा किस तरीके से मूव करेगा, उसका जो मोशन होगा वो हेलिकल शेप में होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बायो सेवर्ट लॉ के बारे में पूछा गया है, स्टेट्स दैट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट इज। अब देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में पूछा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल होती है। तो आपको पता होगा बायो सेवर्ट लॉ के हिसाब से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ये एल है, डी एल है, मतलब छोटा सा लेंथ है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर तो है नहीं और इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है नहीं। आप समझ गए होंगे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आई करंट है, आर क्या है, डिस्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7th क्वेश्चन कह रहा है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट म्यू नॉट। अभी देखिए हमने आपको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बताया, कमेंट बॉक्स में आप लिखे होते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आपसे पूछा गया है म्यू नॉट जो है ये होता क्या है, जो इस फॉर्मूले में आपको देखने को मिलेगा। तो ये परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
और एक और चीज आप यहाँ देखेंगे तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच में, आपने देखा होगा 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसको क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों अलग अलग चीजें हैं। 8th क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुटल लॉ द मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड अ क्लोज्ड लूप इज रिलेटेड टू इनक्लोज्ड करंट बाय। तो एम्पियर सर्कुटल लॉ जो है उसका आपको सीधे सीधे क्या बता देना है, फॉर्मूला बता देना है। ठीक है, तो बी डॉट डी ए होता है इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई होता है जितना करंट इनक्लोज्ड है। तो डी ए मतलब एरिया हो जाएगा, और कैसा दिया गया, क्लोज्ड लूप दिया गया है। लूप का एरिया क्या होता है, 2πr होता है। तो आंसर क्या बन जाएगा, b इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय करंट दैट इज इंक्लोज्ड इन दैट लूप। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9th पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिमिलैरिटी बिटवीन बायो-सेवर्ट लॉ एंड कूलम्स लॉ। इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी नहीं है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। लॉन्ग रेंज लॉज हैं, बिल्कुल ठीक है। बोथ डिपेंड ऑन इनवर्स स्क्वायर रिलेशन, डिस्टेंस के साथ इनवर्स स्क्वायर रिलेशन होता है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर भी देखेंगे कूलम में भी 1/r² के प्रोपोर्शनल फोर्स होता है, और यहाँ पर भी 1/r² के ही प्रोपोर्शनल फोर्स होता है। ठीक है, तो ये तो दोनों में सेम है। तो आगे देखिए क्या कह रहा है, बोथ इन्वॉल्व द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन, ये भी सही है। क्या सिमिलरिटी ने, बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल डिपेंडेंस। इंडिपेंडेंट नहीं होते, डिपेंड करते हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब क्योंकि देखिए वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो वेक्टर क्वांटिटीज एंगल पे जरूर डिपेंड करेंगी। क्वेश्चन नंबर 10th पे आते हैं। 10th क्वेश्चन देख, तो 10वां क्वेश्चन कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप इज डिटरमाइंड बाय। देखिए करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये कैसे पता चलेगी, तो ये राइट हैंड थंब रूल से पता चलती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कभी कभी इसमें पूछ दिया था राइट हैंड थंब रूल में थंब क्या इंडिकेट करता है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो थंब इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, हालांकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस केस में, तो जो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स होगी वो करंट को इंडिकेट करेगी, और जो थंब होगा वो क्या इंडिकेट करेगा, थंब जो है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट कर देगा। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन कंफ्यूजन की कोई बात यहाँ पर एज सच नहीं रहती। लेकिन आप फिलहाल यही याद रखिएगा कि थंब जो है वो क्या इंडिकेट करता है, करंट ही इंडिकेट करता है। तो लूप में आपको पता होगा मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से बनती है, बहुत तरीके से ऐसे बना सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे करके आप बना लीजिए, स्ट्रेट यहाँ पर ऐसे हो जाएगी, बड़े बड़े सर्कल बन जाते हैं। ठीक है, अब करंट जो है, मान लीजिए लूप है इस तरीके का, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो यहाँ पर करंट ऊपर डायरेक्शन में हो गई, यहाँ करंट नीचे डायरेक्शन में हो गई। तो आपको क्या करना है, थंब को करंट की डायरेक्शन में एक तरीके से ले आना है। तो जो जिस तरीके से उंगलियां फोल्ड होंगी, फिंगर्स फोल्ड होंगी, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो ये मत याद रखिएगा कि थंब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है, गलत है। थंब किसका डायरेक्शन देता है, करंट का। पूछा जाता है कई बार। 11th पे आते हैं, क्वेश्चन कहा गया एम्पियर सर्कुटल लॉ कैन नॉट बी यूज्ड टू डिराइव विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो कौन सा एक्सप्रेशन जो है एम्पियर सर्कुटल लॉ से हम लोग डिराइव नहीं कर सकते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए पहला एक्सप्रेशन अगर आप देखेंगे, पहले एक्सप्रेशन में कहा गया बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r फॉर सर्कुलर लूप एट सेंटर, यही क्या है, गलत है। इसको डिराइव हम लोग नहीं कर सकते एम्पियर सर्कुटल लॉ से। बाकी सोलेनॉइड वाला और ये इनफाइनाइटली स्ट्रेट वायर का, इन दोनों का एम्पियर सर्कुटल लॉ से डिराइव किया जा सकता है एक्सप्रेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12th पे आते हैं, व्हाट इज द कंडीशन फॉर सोलेनॉइड टू बी कंसीडर्ड लॉन्ग। अब देखिए सोलेनॉइड को लॉन्ग कब कंसीडर किया जाएगा, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो लॉन्ग तब कंसीडर किया जाता है जब सोलेनॉइड की जो लेंथ होगी वो उसके रेडियस से बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं व्हेन एल इज ग्रेटर देन आर, तब क्या कहा जाएगा, जो सोलेनॉइड है वो लॉन्ग है। इनसाइड अ सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज, तो देखिए सोलेनॉइड जो होता है इसके अंदर पूछा गया है जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एंड पैरेलल टू दी एक्सिस, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 14th क्वेश्चन कह रहा है विच मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है, सॉफ्ट आयरन कोर यूज किया जाता है, याद रखिएगा। कभी कभी ऑप्शन में सॉफ्ट आयरन और हार्ड आयरन दोनों दिए रहते हैं, तो याद रखिए सॉफ्ट आयरन आप टिक करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड। अब देखिए सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या देखी थी, यूनिफॉर्म देखी थी। अब हमको बताना क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है वो होती कितनी है, ये यहाँ पर हमसे पूछा गया। तो म्यू नॉट एन आई के बराबर होती है। म्यू नॉट आपको पता ही है, एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगी, और आई क्या हो जाएगी, करंट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आएंगे। 16 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड। देखिए डायरेक्शन पूछी गई है कि डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, तो अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड होगी। अब यहाँ पर ऑपोजिट मत लगा दिएगा, करंट से कोई उसका लेना देना नहीं। हालांकि डायरेक्शन जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो करंट ही डिसाइड करता है, लेकिन अपोजिट होगी करंट की ये नहीं कह सकते। कैसे होती है, अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड होती है। व्हाट हैपेंस टू द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के बाहर कैसी होगी, तो वीक होगी, और कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि लॉन्ग सोलेनॉइड बोला गया है इसलिए यहाँ पर वीक और यूनिफॉर्म बिल्कुल सही हो जाएगा। When two parallel current carrying conductors carry current in the same direction। अब देखिए दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं और इसमें जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में है। अब आपको बताना है दोनों में क्या होने वाला है, अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो अगर ध्यान से देखा जाए इस पॉइंट पे मान लीजिए, ठीक है, तो दोनों में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। मतलब यहाँ से जो पहले वाले वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे पहुंचेगी वो अंदर की ओर जा रही होगी, और इससे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बाहर की ओर जा रही होगी। अपोजिट हो गई, और अपोजिट क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो अट्रैक्ट ईच अदर हो जाएगा। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही होती तब रिपल्शन होता। ठीक है, अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू। अब देखिए फोर्स जो है दोनों पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बीच में जो लग रहा था ऊपर हमने देखा, किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ करंट के प्रोपोर्शनल होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर सेपरेशन। मतलब ये जो डिस्टेंस है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और दोनों में जो करंट फ्लो हो रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो या तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो याद रखिएगा प्रोडक्ट के मतलब I1 इंटू I2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है r या स्मॉल r, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। द SI यूनिट ऑफ करंट। अब देखिए करंट की SI यूनिट एम्पियर इज डिफाइंड बेस्ड ऑन। देखिए जो करंट की SI यूनिट है वो एम्पियर है, लेकिन इसका डेफिनेशन जो दी गई है वो किस हिसाब से दी गई है, द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के हिसाब से इसकी डेफिनेशन दी जाती है। ठीक है, आप बता सकते हैं डेफिनेशन क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं था फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। व्हाट इज द टॉर्क ऑन रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द फील्ड इज इन द प्लेन ऑफ लूप। देखिए फील्ड जो है वो क्या है, फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड जो दी गई है इज इन द प्लेन ऑफ लूप है। तो टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, आई ए बी साइन थीटा होता है। तो ये सीधे सीधे फॉर्मूला पूछा गया था। ठीक है, अगले पे नेट फोर्स ऑन रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज। अब देखिए जो नेट फोर्स लग रहा होता है वो आपको बताना है क्या होगा, तो नेट फोर्स होता है 0। ठीक है, तो नेट फोर्स जो रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप पे लग रहा होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, तो एक तरफ अगर आप देखेंगे फोर्स नेगेटिव होगा, एक तरफ पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, वैल्यू सेम होगी, 0 हो जाएगा। इन विच कंडीशन विल द टॉर्क ऑन रेक्टेंगुलर लूप वैनिश। तो किस कंडीशन में जो टॉर्क होगा वो वैनिश हो जाएगा, ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो टॉर्क भी आपने देखा, टॉर्क जो है वो क्या होता है, आई ए बी साइन थीटा होता है। ठीक है, ये जो था एक तरीके से टॉर्क ही पूछ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉर्क ये दिया गया है आई ए पी साइन थीटा। अब ये वैल्यू वैनिश कब होगी, मतलब 0 कब होगी, जब साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, और साइन थीटा 0 कब होगा, जब थीटा 0 डिग्री का हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक मूवमेंट। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, पैरेलल के केस में थीटा 0 डिग्री हो जाता है, एंटी पैरेलल के केस में थीटा 180 हो जाता है, और साइन थीटा की वैल्यू अगर थीटा 0 डिग्री है तब भी 0 है, और थीटा अगर 180 डिग्री हो जाता
तो भी साइन 180 क्या हो जाता, जीरो आता। तो दोनों केसेस में क्या हो जाएगा, टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो ऐसे आप सीधे सीधे इसको समझ सकते हैं, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ द करंट कैरिंग लूप हैज n क्लोजली वाउंड टर्न्स, मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा गया है आपसे और n नंबर ऑफ टर्न्स दिए गए हैं, अब आपको मैग्नेटिक मूवमेंट बताना है। ठीक है, तो NIAB आप सीधे सीधे समझ लीजिए, मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा NIAB, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है। अगले पे आइए, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इट्स मैग्नेटिक मोमेंट इज एंटी पैरेलल टू द फील्ड। तो आपको क्या बताना है यहाँ पर, इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा। ये बताना है कि इक्विलिब्रियम स्टेट में, ठीक है, करंट लूप के साथ क्या होने वाला है अगर वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है और जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो एंटी पैरेलल है, मतलब 180 डिग्री का है। तो इस कंडीशन को कहेंगे हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए, हिस्टेरेसिस इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद। अब हिस्टेरेसिस जो है वो प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस से रिलेटेड है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी आपको ऐसा यूनिट बतानी है तो हेनरी पर मीटर होती है। ठीक है, अगले पे आइए, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव फॉर। अब देखिए, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है ये नेगेटिव किसके लिए होगी, तो ये डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए होगी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज डायमैग्नेटिक, इनमें से कौन सा सब्सटेंस है ऐसा जो डायमैग्नेटिक है, तो एक कॉपर है, तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। एंगल ऑफ डिप एट मैग्नेटिक पोल्स। अब जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं यहाँ पर एंगल ऑफ डिप जो होता है ये इसकी वैल्यू क्या होती है यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो 90 डिग्री होती है। सी ऑप्शन इसमें सही है। 31 देखिए, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स द इंटेंसिटी। अब देखिए यहाँ पर इंटेंसिटी पूछी गई है मैग्नेटिक फील्ड की, ये कौन मेजर करता है, तो ये मैग्नेटोमीटर मेजर करता है। अगला 32 में कहा गया, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अबव क्यूरी टेम्परेचर इज। अब देखिए क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर जब आप जाते हैं तो ससेप्टिबिलिटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की क्या हो जाती है, ये हम लोग से यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो ससेप्टिबिलिटी क्या हो जाएगी, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी और लेस देन 1 होगी। तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, इसमें देखिए क्या कहा गया, द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है इसी को क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ डिप कहा जाता है। तो अगर एंगल ऑफ डिप पूछा है क्या होता है तो उसकी डेफिनेशन भी आप यहाँ से देख सकते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन या ज्योग्राफिक मेरिडियन, दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसी क्या कहेंगे, मैग्नेटिक। ठीक है, अच्छा एंगल ऑफ डिप हमने बता दिया, नहीं एंगल ऑफ डिप नहीं है, इसको मैग्नेटिक डेक्लिनेशन कहते हैं। तो एक गलत हो गया है, इसको हटा दीजिए, इसको क्या कहेंगे, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहेंगे। अगला ये क्वेश्चन नंबर, अगला है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 34 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कई बार पूछा जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स की SI यूनिट क्या होती है, तो ये वेबर होती है। सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव फॉर, ससेप्टिबिलिटी जो है किसके लिए पॉजिटिव होगी, तो पहला तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए भी पॉजिटिव होगी और पैरामैग्नेटिक के लिए भी पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो था, 35 क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा हर एक चैप्टर के MCQs जो है हम लोग ने बनाए हुए हैं, क्लास 12 फिजिक्स के, क्लास 11th के, क्लास 6 to 10 के, सबके बने हुए हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लीजिएगा सारे वीडियोस, जिससे आपका अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगी। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।